अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त अभिवादन के श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्य प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, हृदयांगन बीचिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, समस्त संरक्षक मंडल के सदस्यों को, समस्त पदाधिकारियों को और छोटे बड़े सभी सदस्यों को, वो नर हों, नारी हों, बहन हों, भाई हों, पिता हों, पुत्र हों, चाचा हों, ताऊ हों, जिनसे जैसा संबंध है यथा योग्य सबको अभिवादन प्रस्तुत करने के लिए नतमस्तक होकर के सबको स्मरण करता हूँ। आज मंगलवार का दिवस है, सामाजिक विषय की बात चलती है, सामाजिक विषय पर वाचन करना है। अभी जो ही मैंने मोबाइल उठाया, इधर मेरा समय हुआ वाचन का, उधर खुलते के साथ ही आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी का प्रवचन चल रहा था। हल्का सा स्पर्श किया, उसकी एक दो पंक्तियां सुनी मैंने और उसके बाद में फिर क्योंकि इधर समय हो गया था तो इसलिए मैं इधर चला आया। उन्होंने भी आज कुछ सामाजिक विषय की ही बात कर रही थी, वो कुछ वैसी चर्चा कर रही थी। उनका पूरा वाचन चूंकि मैंने नहीं सुना, लिहाजा मैं नहीं जानता कि वो किस कथा प्रसंग से जुड़ी थी, किंतु मैं जान गया, इतना मुझे अवश्य आभास हुआ कि वो भी जिस महान कार्य में जुटी हैं, परवरिश और संस्कारों की बात करती हैं, उसमें समाज को जोड़ने की, समाज में एक समरसता पैदा करने की, या कहिए कि समाज में पीढ़ियों के दरमियान सद्भाव पैदा करने की बात होती है। जब से मैं उनको पटल पर देख रहा हूँ तब से वो प्रतिदिन अपने अनुभव, अपनी बातें इसी विषय में बताती हैं और बहुत ही रोचक ढंग से बताती हैं। तो एक छोटी सी घटना मुझे इस समय स्मरण हो आती है। पहले मेरा विचार किसी और घटना का जिक्र करने का था, लेकिन अब उनकी बात को सुनकर के पहले सामाजिक घटना का ही जिक्र करता हूँ।
एक बार एक परिवार में, जिसमें कोई बच्चा नहीं था, केवल पति पत्नी रहते थे, उनमें आपस में सवेरे सवेरे किसी बात को लेकर के कुछ झगड़ा हो गया, कुछ कहासुनी हो गई। आधुनिक समय में आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी विषय में कुछ भी सुनना नहीं पसंद करता। हमेशा अहम ब्रह्मास्मि वाले भाव को लेकर के मैं ही सही हूं, इस उद्देश्य को लेकर के चलता है। और जब कोई भी दो व्यक्ति, केवल पति पत्नी की बात नहीं है, कोई भी दो व्यक्ति समाज के जब इस भाव को लेकर के चलेंगे, एक ही चीज पर अधिकार जताएंगे या एक अधिकार समझेंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही ही सही है, वह भी सही की बात नहीं, वह ही सही है, तब इस प्रकार का अहंकार का टकराव होना स्वाभाविक है। नतीजा ये हुआ कि दोनों में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद में झगड़ा हुआ। पति को ऑफिस जाना था, झुंझला करके आखिर उसने कहा कि मैं तुमसे तंग आ गया हूं, तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं शाम को जब आऊं तो तुम मुझे यहाँ नहीं मिलनी चाहिए। अब समझिएगा कि निश्चित रूप से जब इतनी बड़ी बात कही है तो कुछ ना कुछ तो गलत आपस में हुआ ही होगा, कोई ना कोई तो बात रही होगी। पति इस प्रकार गुस्से में पैर पटकते हुए अपने ऑफिस चला गया और इधर पत्नी ने उसके जाते के साथ ही फ़ोन उठाया, क्योंकि आजकल तो फ़ोन की सुविधा बहुत हो गई है। फ़ोन उठाया और तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया और उनको कहा कि देखो, मेरा अब इस आदमी के साथ में रहना दूभर हो गया है, मैं अब इस व्यक्ति के साथ में बिल्कुल अपना जीवन नहीं बिता सकती। मैं अब अपना घर छोड़ करके अपने सामान के साथ में आपके पास आ रही हूँ, मुझे वहीं रहना है, अब मैं यहाँ लौट करके नहीं आऊँगी, क्योंकि आज वो जाते हुए कह गए हैं कि मुझे शाम को यहाँ नहीं दिखाई देनी चाहिए। पूछा माँ ने कि क्या बात हुई। उसने हल्का फुल्का हिंट दिया और उसके बाद में कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। माँ ने उसको डांट दिया। माँ ने उसको कहा कि तुम बेवकूफ हो, जो इतनी छोटी सी बात को लेकर के घर छोड़ने की बात कर रही। अरे तुम्हारा पति तो कुछ भी ऐसी बात नहीं कहता है। मैंने तो अपनी विवाह की प्रारंभिक अवस्था में बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी मैं इस घर में बनी हुई हूं। और देखो, आज पूरा परिवार है हमारे साथ में, आज किसी प्रकार की कोई खटपट नहीं है हम पति पत्नी के बीच में। कभी इस विषय में याद ही नहीं करते कि प्रारंभिक अवस्था में किस किस प्रकार की घटनाएं घटी, किस किस प्रकार के आचरण हम एक दूसरे की तरफ करते रहे। कभी इस विषय में विचार भी नहीं आता। बेटी, घर जब ही बनता है जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बना करके रखें, तारतम्य बना करके रखें। बात कही गई है कि एक न कही दूसरे ने जानी, नानक कहें दोनों ही ज्ञानी। तो समझदारी इसी में है कि तुम वहीं रहो। लड़की ने एक बार फिर कहा कि नहीं, मैं नहीं रह सकती यहां। तो माँ ने झिड़क करके कह दिया कि अगर माँ नहीं रह सकती तो मेरे घर में भी तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, वहीं रहो। मैं जानती हूं कि वो इतना बुरा आदमी नहीं है, केवल तुम्हारी क्षण भर की बात है। आज तुम्हें गुस्सा आया है, कल उतर जाएगा, उसके बाद में फिर तुम अपने निर्णय को लेकर के पछताओगी। तुम्हें ना पछताना पड़े, इसलिए बेहतर है कि वहीं रहो। जब उन्होंने जोर दे करके कहा तो वो
मोबाइल तो उसने बंद कर दिया, लेकिन पैर पटकती रही थोड़ी बहुत देर तक, ऐसी भुनभुनाती रही। थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा पारा कम हुआ, उष्णता थोड़ी कम हुई, तो विचार करना शुरू किया। पहले विचार किया उस बात का कि मेरे पति ने मुझसे क्या क्या कहा। जब वो बातें समाप्त हो गई तो उसके बाद में फिर ये विचार किया कि मैंने क्या क्या कहा। जब दोनों चीजों पर विचार किया, ठंडे मन से, शांति के साथ में, उधर माँ की डांट का भी कुछ असर था, क्योंकि अब कोई सहारा नहीं था उसके पास, कहाँ जाए। तो उसने उन सब चीज़ों पर जब विचार किया तो उसको लगा कि हाँ, कुछ गलती तो मेरी भी है, कुछ तो मैंने भी गलत किया था। चलो, जब माँ के कहे के अनुसार जब मुझे यहीं रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने पति के शाम के आने से पहले उसका मनपसंद का भोजन बनाया, खीर बनाई, और शाम को जब पति आए तो दरवाजा खोलते हुए हंसकर उनका स्वागत किया। बैठे, आपस में चाय नाश्ता किया, थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत की, कार्यालय के विषय में, समाज के विषय में कि क्या हुआ, कैसा रहा दिन, कैसा रहा, वो सारी चीज़ें रहीं। उसके बाद में शाम को साथ बैठ कर के भोजन किया। और फिर जब सब कुछ सामान्य सा होने लगा तो पति कुछ कहना चाहता था, उसी समय पत्नी भी कुछ कहना चाहती थी। दोनों के मुंह से एक साथ एक बात निकली कि मुझे एक बात कहनी है। ये 3 शब्द कि मुझे एक बात कहनी है, ये एक साथ दोनों के मुख से निकले। और फिर दोनों ने ही एक दूसरे से कहा कि हम अपनी गलती पर शर्मिंदा है, हमें कभी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और वो परिवार फिर खुशियों से भर गया। उस परिवार में फिर कभी किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो ये समाज की संरचना है। समाज में हमेशा ही एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। वो चाहे रिश्ता संबंध कोई भी हो, पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, पिता पुत्र का हो, माता पुत्र का हो, मित्रता का हो, परिजनों का हो, पड़ोसी का हो, नातेदार का हो, रिश्तेदार का हो, चाहे अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध हो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हर व्यक्ति को करना पड़ता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये एक शाश्वत सत्य है कि इस मामले में थोड़ा सा अधिक भार हमारी बहनों पर आता है। और उसका मुख्य कारण ये है कि वो अपना घर छोड़ करके एक पराये घर में आकर के रहती, तो वहीं उनकी समझदारी की बात रहती है कि वो किस प्रकार से समझदारी अपनी दिखाती हैं। क्योंकि वो नए परिवेश में आई हैं, इस परिवार के लिए तो वो केवल एक व्यक्ति नया है जिसके साथ में एडजस्टमेंट करना है। जबकि जो लड़की आई है, जो कन्या आई है, जो बहू बन करके आई है, उसके लिए पूरा परिवार, पूरा परिवेश, हर रिश्ता नया है। तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कुछ अधिक सामाजिक उत्तरदायित्व रहता है, ताकि वो सबको समझ सके, सबकी बात को समझ सके। मैं नहीं कहता कि कभी भी किसी की गलत बात को बर्दाश्त किया जाए, रिश्ता कोई भी हो, गलत बात नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन सामंजस्य बैठाना जरूरी है। तो ये
समाज की समरसता के लिए, अपने आपसी संबंधों के लिए बहुत आवश्यक है। अब इसी के साथ में मैं एक दूसरी कथा और जोड़ देता हूं कि कभी कभी हमारे कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जो कि हमें त्वरित रूप से निर्णय लेने होते हैं, मगर उनका परिणाम दूरगामी होता है। ये प्रसंग आपका अवश्य ही सुना हुआ होगा, किंतु जब बात चली है समाज में समरसता की और समाज की बात की, तो मैं कहना चाहूंगा कि स्मरण कीजिएगा, एक दृश्य आपको दिखाता हूं कि दुर्योधन कई दिन से महाभारत के युद्ध के दौरान इस बात को अनुभव कर रहा था कि भीष्म पितामह सेनापति तो उसकी सेना के हैं, किंतु वो पांडवों पर वार करने से थोड़ा बचते हैं। अर्थात वो पांडवों को, पांचों पांडवों को एक प्रकार से रक्षा करते हैं उनकी, उन पर वो तीखे प्रहार नहीं करते जो कि उनको करने चाहिए एक शत्रु सेना के सेनापति होने के नाते। तो इस प्रकार उन दोनों में तनातनी चल रही थी। तो एक दिन दुर्योधन के व्यंग बाण से आहत होकर के भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि कल के दिन जब युद्ध होगा तो मैं पांडवों का वध कर दूंगा। इस प्रतिज्ञा की गूंज जैसे ही पांडवों के खेमे तक पहुंची तो सब चिंतित हो उठे। लेकिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि प्रिय तुम मेरे साथ चलो, सखे मेरे साथ चलो। कृष्ण द्रौपदी को लेकर के गए और महात्मा भीष्म का जो सैन्य शिविर था जिसमें वो विश्राम कर रहे थे, रात्रि के समय गए। रात्रि के दूसरे पहर में, तीसरे पहर में पहुंचे और स्वयं बाहर रुके और द्रौपदी को कहा कि तुम अंदर जाओ और काका श्री के, दादाश्री के चरण स्पर्श करके आओ। जैसा श्री कृष्ण ने कहा था वैसा ही द्रौपदी ने किया। और जैसे कहते हैं ना, हमारी एक बहन है डॉक्टर सुदेश चुग दीदी, वो कहती हैं कि जब कोई मुझे प्रणाम करता है तो मैं हमेशा मेरे मुंह से निकलता है कि सुखी रहो। वो चाहे फिर आयु में बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से जैसे ही द्रौपदी ने महात्मा भीष्म के चरण स्पर्श किया, उनके मुंह से अनायास निकला अखंड सौभाग्यवती भाव। अब उन्होंने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन तुरंत उनको भान हुआ कि कहीं कुछ बात पलट गई है। तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम इस समय यहां अकेली आई हो। तो वो चुप रही, द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा। फिर भीष्म ने स्वयं कहा कि क्या तुम श्री कृष्ण के साथ आई हो? तो द्रौपदी को ये कहना पड़ा कि हाँ, वो बाहर खड़े हैं श्री कृष्ण, कक्ष के बाहर हैं श्री कृष्ण। महात्मा भीष्म तुरंत नंगे पैर बाहर निकल करके आए। एक दूसरे का दोनों ने अभिवादन किया और भीष्म ने कहा कि कृष्ण, केवल तुम ही एक व्यक्तित्व ऐसे हो इस संसार में जो कि मेरे एक वचन को मेरे दूसरे वचन से काटने की क्षमता रखते हो, वरना कल द्रौपदी निश्चित रूप से विधवा हो जाती।
इस बात को लेकर के अगले दिन फिर जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो दुर्योधन फिर उन पर व्यंग्यबाण करता रहा। तो भीष्म ने विगत रात्रि की घटना उनको बताई और कहा कि मेरे पास द्रौपदी आई थी। तो उसने कहा आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। उसने कहा मूर्ख, जिस प्रकार से वो मेरे पास आशीर्वाद मांगने के लिए आई थी, मेरे चरण स्पर्श किए थे, तुम भी तो युधिष्ठिर से छोटे हो। यदि तुमने युद्ध प्रारंभ होने से पहले युधिष्ठिर के चरण स्पर्श कर लिए होते तो वो धर्मराज होने के नाते या एक साधारण मनुष्य के नाते भी, अपने तुम्हारे एक बड़े होने के नाते, वो तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद दे देते। यदि तुम्हारे भाइयों की पत्नियों ने जाकर के चरण स्पर्श किए होते अपने पांडवों के, तो आज ये युद्ध नहीं हो रहा होता। लेकिन तुम अपने अहंकार में डूबे हुए हो। इसलिए अहंकार को दूर रख करके, अहंकार को एक ओर हटा करके समाज में अपना स्थान बनाएं, विनयी रहें, विनयशील रहें, विनम्र रहें। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये बात मुझे इसी और स्मरण हुआ कि आजकल समाज में अक्सर एक प्रथा चली है जो अब परिवर्तित हो गई है। पहले की प्रथा कुछ और थी, वो भी बताऊंगा। आज की जो प्रथा है वो भी बताऊंगा। आज की स्थिति ये है कि बहुएं अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करना नहीं चाहती, या करती हैं तो कहीं से आते समय या कहीं जाते समय, बिल्कुल जिस समय विदा होने की घड़ी होती है। जबकि पुराने समय में क्या होता था, जो हमारी उम्र के हमारे साथी हैं वो इस बात को जानते होंगे और समझते होंगे कि वो प्रातः काल में उठते के साथ ही जैसे ही बिस्तर त्यागते थे और सास ससुर दिखाई दे जाते थे सामने, तुरंत सबसे पहले चरण स्पर्श करते थे, पहले उनका आशीर्वाद देते थे। उसके बाद में तब घर के दूसरे काम करते थे। तो उनको स्वास्थ्य भी मिलता था, उनको संपत्ति भी मिलती थी, उनको सौहार्द भी मिलता था, सुहाग का आशीर्वाद भी मिलता था, और साथ में जो विशेष जो स्नेह मिलता है वो तो बोनस के रूप में मिलता है। एक आपस में ऐसा सामंजस्य बनता था कि एक दूसरे के साथ में घुल मिल करके रहते थे। वो एक चरण स्पर्श की परंपरा केवल एक परंपरा नहीं है, वो अपने घर की सुख, सौभाग्य, संपदा और आशीर्वाद की पूंजी है। वो उसका कारण भी है, वो उसका कारक भी है। यही कारण है कि पुराने समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। अब परिवार में विघटन क्यों हो गया? विघटन का कारण क्या है? कारण यही है कि अब वास्तव में व्यावहारिकता के नाते या अपनी व्यावहारिक सोच के नाते चरण स्पर्श की प्रथा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और अब ये लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। तो इस प्रथा को बंद न होने दें। यदि अपने जीवन में समरसता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, बड़ों का आशीर्वाद सदैव साथ चलता है। कहीं कहा गया है कि मुझे वो पंक्तियां स्मरण नहीं हैं, किसी बड़े साहित्यकार की पंक्तियां हैं, लेकिन उसका भाव ये है
कि मैं बेशक कितनी भी मुसीबतों से जूझता रहूं, लेकिन हमेशा विजयी होकर के निकलता हूं, क्योंकि मेरे साथ हमेशा मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। तो उस आशीर्वाद के लिए अपने आदर भाव को, चरण स्पर्शीय भाव को सदैव बनाए रखें और जीवन को सुखी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चाहता हूँ कि इसके माध्यम से समाज में एक नया संदेश, एक नई बात, एक नया विचार, एक वैचारिक क्रांति पहुँचे और शायद कुछ समाज का भला हो सके। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी समय किसी नए विचार के। तब तक के लिए आभार।